जरा सोचिए, अगर हमारी भारतीय संसद एक बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा है, तो इसके पीठासीन अधिकारी वो कंडक्टर हैं जो ये तय करते हैं कि लोकतंत्र का हर सुर, हर साज एकदम ताल में बजे। आज हम इसी पावरफुल भूमिका को और खास तौर पर लोकसभा के स्पीकर की शक्तियों के संवैधानिक पहलू को समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं कि भाई लोकसभा की कार्यवाही का असली बॉस कौन है। ये सवाल हमें सीधे आज के हमारे टॉपिक के दिल में ले जाता है, यानी स्पीकर का अधिकार और उनकी भूमिका। आज हम अपनी चर्चा में आगे कैसे बढ़ेंगे, ये रहा उसका रोड मैप। हम संसद के पीठासीन अधिकारियों की बात से शुरू करेंगे, फिर लोकसभा स्पीकर के चुनाव, उनके पद छोड़ने का तरीका, उनकी गैरमौजूदगी के नियम और उनकी असली ताकत को समझेंगे। और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए एक फटाफट रिवीजन भी करेंगे। तो हमारा पहला पड़ाव है संसद के पीठासीन अधिकारी। देखिए, हमारा संविधान सिर्फ कानून नहीं बनाता, बल्कि ये भी बताता है कि संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा सही तरीके से कैसे चलेंगे, और इसके लिए बनाए गए हैं पीठासीन अधिकारियों के पद। तो देखिए, दोनों सदनों के अपने अपने अधिकारी हैं। एक तरफ है राज्यसभा, जहां होते हैं सभापति, जो हमारे उपराष्ट्रपति भी होते हैं, और उपसभापति। इनसे जुड़े नियम हैं आर्टिकल 91 और 92 में। वहीं दूसरी तरफ है लोकसभा, जहां होते हैं अध्यक्ष यानी स्पीकर और उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर। इनके नियम हमें मिलते हैं आर्टिकल 93, 94 और 95 में। और आज हमारा पूरा फोकस इसी पर यानी लोकसभा पर रहेगा। तो अब बात करते हैं सीधे लोकसभा स्पीकर की। आर्टिकल 93 हमें बताता है कि सदन का रेफरी कैसे चुना जाता है। और मजे की बात यह है कि इस खेल में खिलाड़ी ही अपने रेफरी को चुनते हैं। आर्टिकल 93 आप देखिए बहुत सीधी सी बात कहता है, वो ये कि लोकसभा जैसे ही नई लोकसभा बनती है, जल्द से जल्द अपने ही सदस्यों में से 2 लोगों को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के तौर पर चुनेगी। मतलब ये पद बाहर से नहीं आते, बल्कि सदन के अंदर से ही भरे जाते हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि कोई स्पीकर या डिप्टी स्पीकर अपना पद छोड़ता कैसे है। इसके लिए आर्टिकल 94 में 3 अलग अलग तरीके बताए गए हैं: पद का खाली होना, इस्तीफा देना या फिर पद से हटाया जाना। ये 3 रास्ते कौन से हैं? पहला, अगर वो लोकसभा के सदस्य ही ना रहें, सीधी सी बात है, मेंबरशिप गई तो कुर्सी भी गई। दूसरा तरीका है इस्तीफा। इसमें एक दिलचस्प बात है, स्पीकर अपना इस्तीफा डिप्टी स्पीकर को देते हैं और डिप्टी स्पीकर अपना इस्तीफा स्पीकर को। और तीसरा तरीका है सदन के प्रस्ताव से हटाया जाना, जिसके लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस देना जरूरी होता है। अब ये जो हटाने की प्रक्रिया है, इसमें एक खास तरह के बहुमत का जिक्र है, सदन के तत्कालीन सभी सदस्यों का बहुमत। इसको जरा ध्यान से समझिए, ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इसका मतलब है सदन की उस वक्त की जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है, मतलब कुल सीटों में से खाली सीटों को हटाकर जो संख्या बचती है, उसके 50% से ज्यादा का समर्थन चाहिए। ये एक नॉर्मल बहुमत से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। यहाँ पर आर्टिकल 94 में एक और बहुत ही दिलचस्प नियम है जो इस पद की निरंतरता को बनाए रखता है। वो ये कि अगर लोकसभा भंग भी हो जाए तो भी स्पीकर की कुर्सी खाली नहीं होती। वो नई लोकसभा की पहली बैठक होने तक अपने पद पर बने रहते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सदन के मुखिया का पद कभी भी खाली ना रहे। चलिए, अब अगली स्थिति पर चलते हैं। सोचिए, क्या होगा अगर स्पीकर का पद खाली हो या वो किसी बैठक में आए ही ना हो? तो क्या सदन का काम रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 95 इसी के लिए बनाया गया है। यहाँ 2 स्थितियों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। पहली स्थिति है जब स्पीकर का पद रिक्त यानी वेकेंट हो, तब डिप्टी स्पीकर उनके सारे काम करेंगे। और अगर डिप्टी स्पीकर का पद भी खाली हो तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई सदस्य ये जिम्मेदारी संभालेगा। लेकिन दूसरी स्थिति है जब स्पीकर किसी बैठक से सिर्फ अनुपस्थित यानी एब्सेंट हो। ऐसे में डिप्टी स्पीकर उनकी जगह काम करेंगे, और अगर वो भी अनुपस्थित है तो सदन के नियमों के हिसाब से कोई और व्यक्ति सदन की अध्यक्षता करेगा। अच्छा, अभी तक तो हमने सारे नियम कानून समझे, लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर कि ये भूमिका भारतीय लोकतंत्र के लिए इतनी ताकतवर और जरूरी है क्यों? स्पीकर की असली पावर है क्या? स्पीकर की असली ताकत बहुत ज्यादा है। वो सिर्फ सदन नहीं चलाते, बल्कि सदन के अंदर संविधान और नियमों के आखिरी इंटरप्रेटर होते हैं। जैसे कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इस पर उनका फैसला आखिरी होता है, जिसे आप कोर्ट में भी चुनौती नहीं दे सकते। इतना ही नहीं, जब दोनों सदनों की जॉइंट सिटिंग होती है तो उसकी अध्यक्षता भी वही करते हैं,
और दल-बदल कानून के तहत किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने की शक्ति भी उनके ही पास होती है। लेकिन इतनी सारी शक्तियों के साथ एक संतुलन भी बनाया गया है। आर्टिकल 92 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को दिखाता है। इसके मुताबिक कोई भी स्पीकर या सभापति उस बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता जिसमें उसी को हटाने का प्रस्ताव चल रहा हो। हाँ, वो उस कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते। ये निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक बहुत जरूरी नियम है। तो चलिए अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसका एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आर्टिकल 91 से 95 तक की सबसे ज़रूरी बातें। अगर इस पूरी चर्चा से 3 सबसे ज़रूरी बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। पहली, आर्टिकल 94 के तहत स्पीकर को हटाने के लिए तत्कालीन सभी सदस्यों का बहुमत चाहिए, जो एक स्पेशल मेजॉरिटी है। दूसरी, आर्टिकल 95 के तहत पद के रिक्त होने और स्पीकर के अनुपस्थित होने में बहुत बड़ा कानूनी फर्क है। और तीसरी, आर्टिकल 92 का प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, जो ये तय करता है कि कोई अपनी अध्यक्षता में खुद को हटाने के प्रस्ताव का सामना नहीं करेगा।